नमस्कार। आज हम प्रकृति के एक सबसे दिलचस्प और जरूरी प्रोसेस को समझने वाले हैं, यानी जानवर अपनी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो आज के इस सफर में हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन आखिर इतना जरूरी क्यों है, इसके दो मेन तरीके कौन से हैं, फिर बात करेंगे कि डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, और आखिर में देखेंगे कि साइंस इस मामले में कहाँ तक पहुँच गई है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया का असल मकसद क्या है। सोचिए, सांस लेना या खाना खाना किसी एक जीव के जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ठीक है। लेकिन वो कौन सी एक चीज है जो पूरी की पूरी प्रजाति को बचाए रखने के लिए जरूरी है? बस यही सवाल हमें रिप्रोडक्शन के असली महत्व तक ले जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जो किसी भी प्रजाति को खत्म होने से बचाता है। इसी की वजह से जिंदगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। अब जानवर रिप्रोडक्शन के लिए मोटे तौर पर दो अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। आइए जरा इनको समझते हैं। तो यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, और उनके जीन्स आपस में मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बस एक ही पेरेंट होता है, और जो बच्चा पैदा होता है वो जेनेटिकली अपने पेरेंट की हूबहू कॉपी होता है। चलिए अब जरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इस थोड़ी कॉम्प्लेक्स दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इसके सबसे जरूरी हिस्से क्या हैं। तो ये सब शुरू होता है गैमेट्स से। ये खास तरह के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट को ओवम, या आसान भाषा में अंडा। कमाल की बात यह है कि हर गैमेट में एक नया जीव बनाने के लिए जो जेनेटिक जानकारी चाहिए उसका ठीक आधा हिस्सा होता है। और फर्टिलाइजेशन, ये वो पल है, वो घटना है जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाते हैं। यहीं से एक नई जिंदगी का विकास शुरू होता है। इस मिलाप से जो पहला सेल बनता है उसे कहते हैं जाइगोट। इसमें दोनों पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल होता है, और यही, जी हाँ यही एक अकेला सेल एक पूरे नए जीव की शुरुआत होता है ना कमाल। अब ये बहुत दिलचस्प है कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है। जैसे इंसानों या कुत्तों में ये फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, जिससे सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन मेंढक और मछलियों में ये सब शरीर के बाहर पानी में होता है, जहां सक्सेस रेट काफी कम होता है। तो अब सवाल उठता है कि मेंढक और मछलियां सैकड़ों अंडे क्यों देती हैं? सिंपल है, क्योंकि बाहर खतरा ज्यादा है, शिकारी हैं, पानी का तेज बहाव है, तो वो इतने सारे अंडे देती हैं ताकि कम से कम कुछ तो बच जाए और फर्टिलाइज हो सके। ये एक तरह का नंबर्स गेम है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक अकेले सेल से एक नन्हे जानवर तक का सफर कई अलग अलग तरीकों से पूरा हो सकता है। यहाँ हमें दो मेन रास्ते दिखते हैं। एक, विविपेरस जानवर जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे इंसान, कुत्ते और व्हेल, और दूसरे हैं ओविपेरस जो अंडे देते हैं, जैसे मुर्गियां, मेंढक और तितलियां। इनमें बच्चा अंडे के अंदर ही बड़ा होता है। अगर हम मुर्गी का उदाहरण लें तो देख सकते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के चारों ओर प्रोटेक्टिव लेयर्स बनती हैं, फिर एक हार्ड शेल बनता है। इसके बाद मुर्गी लगभग 3 हफ्ते तक अंडे पर बैठकर उसे गर्मी देती है, और जब चूजा पूरी तरह तैयार हो जाता है तो वो शेल तोड़कर बाहर आ जाता है। लेकिन कुछ जानवरों में तो इससे भी जबरदस्त बदलाव आता है, जिसे मेटामॉर्फोसिस या काया पलट कहते हैं। मेंढक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अंडे से एक तैरने वाला टैडपोल बनता है, जिसके धीरे धीरे पैर आते हैं, पूंछ गायब होती है, और फिर वो एक अडल्ट मेंढक बन जाता है। तो चलिए अब दूसरे रास्ते पर चलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जरा सिंपल और सीधा तरीका है, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है। पानी में रहने वाले जीव हाइड्रा में एक बहुत ही मजेदार तरीका देखने को मिलता है, जिसे बडिंग कहते हैं। इसमें पेरेंट के शरीर पर ही एक छोटा सा उभार यानी बड निकलता है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, और जब तैयार हो जाता है तो पेरेंट से अलग होकर अपनी जिंदगी जीने लगता है। और अमीबा में होता है बाइनरी फिशन। इसमें पेरेंट सेल का न्यूक्लियस पहले 2 हिस्सों में बंटता है, और फिर पूरी बॉडी भी 2 में बंट जाती है, और बस एक पेरेंट से 2 बिल्कुल एक जैसी संतानें तैयार हो जाती हैं। ये शायद रिप्रोडक्शन का सबसे सिंपल तरीका है। अब आखिर में देखते हैं कि हम इंसान यानी साइंस इन नेचुरल प्रोसेसेस में क्या रोल निभा रही है।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ उन लोगों के लिए एक उम्मीद है जहां नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसमें एग और स्पर्म को शरीर के बाहर एक लैब में मिलाया जाता है और जब एम्ब्रियो तैयार हो जाता है तो उसे मां के गर्भाशय में रख दिया जाता है। और फिर आता है क्लोनिंग। ये हमें एक कदम और भी आगे ले जाता है। ये सिर्फ रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करता, बल्कि किसी सेल या फिर पूरे जीव की एक एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी बना देता है। डॉली भेड़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। वो इस बात का जीता जागता सबूत थी कि एक अडल्ट सेल के डीएनए से एक पूरा जीव बनाया जा सकता है। और डॉली जेनेटिकली उस भेड़ की कॉपी थी जिसने अपना सेल दिया था, ना कि उसकी जिसने अंडा दिया या जिसने उसे जन्म दिया। तो आज विज्ञान एक जीवित जीव के जेनेटिक कॉपी बना सकता है। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिंदगी के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं।